सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारी यूनिक जानकारियां लेने वाले हैं। अब लगातार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही क्लास स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाएंगे, क्योंकि कई लोग जो है कमेंट करके भी कहे कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास स्टार्ट करिए, कब से करेंगे। तो आज से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास स्टार्ट है। आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा बहुत चेंजिंग या और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। पिछले 1-2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है आपके लिए लाइव आते रहेंगे और आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय में जानना चाहिए हमें कि ये है क्या, इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ हमको लेनी चाहिए। उसका कारण मैं आपको बता दूं। जैसे एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं कि किसी एक छोटे बच्चे को अगर आप कुछ पैसा दे दें, आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए भी देते तो उसके लिए वो बेकार होता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट मतलब वो पैसा किस काम का है या उस पैसे का वो क्या करेगा। तो वो क्या करता है, उसके साथ खेलता है और खेल के उसको नष्ट कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें आप वही पैसा एक समझदार व्यक्ति को मिल जाए तो उसका सही ढंग से यूज करेगा, कहाँ यूज करना है उसको पूरी तरह से पता है और उसको वो प्रॉपर यूज करेगा। तो उसी तरीके से अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सेल ओपन करके दिखा दूं, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको सिर्फ ऐसे बताता चला जाऊं, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम सिखाता चला जाऊं, तो होगा क्या कि आपको भी, आप उसी छोटे बच्चे के जैसे आपके हाल होंगे कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे और चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से जो है आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे किया जाता है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम लेने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आप सभी लोग आ चुके हैं जी, वेलकम है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड मैंने कई सारे कंटेंट तैयार कर रखे हैं। मैं उससे आपको कुछ चीज़ें बताता हूं। पहले तो मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाता हूं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो अब मैं उसके विषय में आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हम करें क्यों, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी प्रोग्राम को या कहीं भी काम तो करने लगते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि क्यों कर रहे हैं उस काम को, ये हमको आइडिया नहीं होता प्रॉपर। जब तक आपको एक सही गाइडलाइन नहीं मिलेगी तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे आखिर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। थोड़ा सा जूम को बड़ा कर दूं ताकि सबको एकदम परफेक्ट चीज़ें समझ में आए। वीडियो क्वालिटी और बाकी चीज़ें उम्मीद है सब समझ में आ रही होंगी और वॉइस भी क्लियर होगा। थोड़ा बहुत आवाज़ में इधर उधर थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब ये स्प्रेडशीट क्या होता है, कभी भी आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्प्रेडशीट या डेटा शीट, इस तरीके की जो बातें हों, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेज होता है एक्सेल का, जिसमें रो कॉलम सेल्स बने होते हैं, इस पेज को स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि स्प्रेडशीट है क्या। दूसरा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और उसका विश्लेषण करने और उसे ग्राफ व चार्ट के रूप में देखने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहला डेटा को व्यवस्थित करने। अब व्यवस्थित करने का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक पेज होता है। अगर आपको रो और कॉलम में डेटा को इंटर करना है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करना होता था और यहाँ पर
ज़्यादा रो और कॉलम भी आप नहीं क्रिएट कर सकते थे, जिससे आपको डेटा को व्यवस्थित करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा जो स्प्रेडशीट, पूरा का पूरा जो सीट है वो आप देख सकते हैं रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे सेल्स हैं जहां पर आप डेटा की एंट्री करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि एक्सेल में हमें क्या करना है, हमें अपने काम को मतलब डेटा को व्यवस्थित करना है। पहला काम आप डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब गणना करने का मतलब समझिए, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको गणना करना होता तो बहुत प्रॉब्लम करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपने लिख दिया इक्वल टू प्लस टू। अब जैसे ही आप इंटर की को दबाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक 4 लिख उठेगा। तो ये तो मैथमेटिकल वर्क हो गए। और गणना करने से रीजन क्या है, जैसे गिनना हो गया, कुछ और काम हो गया, तो ये सब गणना के अंतर्गत आते हैं। जी गुड मॉर्निंग अनुभव जी। ये सभी गणना के अंतर्गत आते हैं और इस तरीके के काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किए जाएंगे। फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करने, इसका विश्लेषण करने मतलब जो आपने एक्सेल में काम किया होगा उसका विश्लेषण, विश्लेषण मतलब व्याख्या करने, मतलब उसके विषय में डिफाइन करने या बेहतर तरीके से बताने में भी आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। और साथ साथ ग्राफ व चार्ट को चार्ट के रूप में देखने, मतलब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यहां पे आपने लिख दिया 10, 20 और चलिए हमने यहां पे लिख दिया नेम। एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल है, बाकी आगे हम क्लास आगे बताएंगे। तो नेम और एज यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका दे दिया बी, और इसका कर दिया 10, और इसका कर दिया सी, फिर इसका कर दिया 15, और फिर डी, और इसका कर दिया 30। अब देखिए आप ध्यान से, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद हम इसका चार्ट और ग्राफ भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ से आप ये अपने डेटा को चार्ट के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटा अब चार्ट के रूप में डिस्प्ले होने लगा है। तो इस तरह के काम में भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसके विषय में भी मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी ऑफिस वर्क में यूज होने वाला प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन प्रोग्राम से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाना भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करते हैं, और डेटा एंट्री आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग का काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, मतलब एक प्रोग्राम है, और इसका उपयोग व्यावसायिक और व्यक्तिगत डेटा प्रबंधन, विश्लेषण और डेटा विजुलाइजेशन के लिए किया जाता है। मतलब आप इसका यूज अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए, मतलब अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा है या कुछ और कर रखा है तो उससे रिलेटेड कामों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और साथ साथ व्यक्तिगत डेटा का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए भी अगर इसको लिया तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब एक्सेल का यूज आप अपने पर्सनल काम में भी कर पाएंगे। अगला हम बात करें कि वित्तीय विश्लेषण और डेटा विजुलाइजेशन के लिए भी किया जाता है। तो अब ये वित्तीय विश्लेषण क्या है, व्हाट इज वित्तीय, पहले वित्तीय क्लियर कर लो आप, फिर उसके बाद विश्लेषण से बात में। विश्लेषण मतलब होता है व्याख्या। अब वित्तीय का मतलब होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब अगर आप पैसे का लेन देन कुछ करते हैं तो उसको वित्तीय बोला जाता है। तो पैसे के लेन देन की व्याख्या करने या उसके डेटा को विजुलाइजेशन मतलब उसको व्यवस्थित करने या देखने के लिए भी
व्यवस्थित रूप से रखने के लिए या उसे देखने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, लेकिन मैं फिर से एक बार डिफाइन करूंगा। यह एक ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या है वो भी ग्रिड समझ लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो बातें आपके सामने आती हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, इसके विषय में मैं नहीं समझ पाया। तो अब मैं आपको बता दूं, ग्रिड का मतलब ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी ग्रिड लाइंस होती हैं। जैसे इनको आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा देते हैं तो देखिए आपके सामने ये वाइट पेज दिखाई देगा, आपके सामने कोई ग्रिड नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से ये ग्रिड ये लाइंस होती हैं। तो ग्रिड या तालिका के रूप में होता है जिसमें पंक्ति मतलब अंग्रेजी में उसको रो बोलते हैं, और कॉलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम को कॉलम ही बोलते हैं, होते हैं। प्रत्येक पंक्ति और कॉलम मिलकर एक सेल बनाते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। इसको ध्यान से समझें, क्या कहता है ये कि ये ग्रिड का एक पेज होता है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं, तो इसका एक पेज है, और फिर यहाँ पर रो। अब ये रो क्या होता है वो क्लियर करिए। रो का मतलब जो आपकी ये लाइंस आप देख रहे हैं जो इधर जा रही है, ये लाइन रो कहलाती है। मतलब आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो कहलाती है। और फिर कॉलम का मतलब क्या है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ये कॉलम कहलाती है। तो रो और कॉलम से मिलके एक बॉक्स बनता है, ये सेल कहलाता है। ये छोटा सा जो बॉक्स आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ये सेल कहलाते हैं। तो इन्हीं सेल के समूह से जो है आपका पूरा का पूरा एक्सेल का वर्कशीट बनता है। तो इसी वर्कशीट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, गणना और फंक्शन। अब इसका मतलब समझिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि इसमें आप मैथमेटिकल वर्क भी कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में सैकड़ों गणितीय सूत्र और फंक्शन होते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको करीब 300 या उससे अधिक सूत्र फार्मूला मिल जाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वो होता है जिसे आप एक्सेल में यूज करते हैं, मतलब टाइप करके आप मैथमेटिकल काम को करते हैं। लेकिन फंक्शन क्या होता है, इन्हीं बने बनाए फार्मूला का एक रूप फंक्शन होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन है, तो ये फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे आप अगर फंक्शन की लिस्ट देखें तो आप ऐसे नीचे देखिए, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है और आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे फंक्शन हैं, A to Z आपको फंक्शन मिल जाएंगे सारे के सारे। अब आप जो भी फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूला को यूज किए हुए बिना आप फंक्शन का यूज करके भी उस रिजल्ट को ला सकते हैं। अब एक लॉन्ग फार्मूला टाइप करना सबके बस की बात नहीं होती, लॉन्ग फार्मूला याद करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन फंक्शन का यूज करके आप उस फार्मूला को यूज कर पाएंगे। तो हम इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। उसके बाद कहता है जिनका उपयोग जटिल गणनाओं को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे लिख दिया 30, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आए, और अब हम रिजल्ट लाने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, और वो फार्मूला क्या करेगा, जैसे हम इंटर करते हैं रिजल्ट आ गया। अब इस फार्मूले को हम अगर सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करते हैं, देखिए अभी आप कंफ्यूज मत होइए कैसे ड्रैग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम आके आपको डिटेल में बताने वाले हैं, एक एक चीज सिखाने वाले हैं। अब देखिए जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो यहाँ तक पूरा रिजल्ट आ गया, लेकिन आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, मतलब स्वचालित रूप से ये रिजल्ट देने लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें विश्लेषण करना, अब ये डेटा का विश्लेषण का तात्पर्य क्या है, आप अपने डेटा को सॉर्ट करने
फिल्टर करने और पीवट टेबल बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब ये होता क्या है वो समझिए। डेटा को सॉर्ट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप यहां से लेकर यहां तक, या इसी को ही देख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया, या आगे नहीं भी सेलेक्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं फिल्टर की, और जैसे इस पे क्लिक करते हैं हम कहते हैं कि अब इसमें हमने 30 साल के 2 लोगों की एंट्री कर दी, इनका नाम हमने कुछ रख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम करते हैं कि 30 साल के जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखाओ। तो अब देखो, आप सिर्फ 30 साल के जितने लोग होंगे उन्हीं का डेटा दिखाई देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, और साथ साथ पिवट टेबल भी तैयार कर सकते हैं। अब ये पिवट टेबल कैसे तैयार किया जाता है इसके विषय में तो ये एक प्रोसेस होता है, इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे ये होता है पिवट टेबल, तो यहाँ से इसको तैयार करते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हम पहले तो हम इसके विषय में जान लें, फिर उसके बाद इसके डीप में चलेंगे एक एक चीज़ें, और साथ साथ जिससे डेटा का विश्लेषण करने में आसानी होती है, तो मतलब अपने डेटा को समझने में भी आसानी होती है। फिर उसके बाद कहता है डेटा विजुलाइजेशन। अगला क्या है? डेटा विजुलाइजेशन, मतलब अपने डेटा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ और चार्ट बनाने के उपकरण प्रदान करता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपका जो डेटा है उसको प्रभावी रूप से मतलब का उसका रीजन मतलब क्या होगा कि जैसे आप अपने डेटा को कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जो लोगों को थोड़ा अच्छा लगे और आपके काम को आसान बना दे, तो प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ और चार्ट बनाने के उपकरण भी देता है। तो जब आप जैसे कोई अभी एग्जांपल हमने दिया था, चार्ट बनाया था, तो उस चार्ट में अगर कोई भी परिवर्तन या बहुत सारी चीजें करनी है तो उसके साथ वो टूल्स भी देता है, और उन टूल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? मैक्रो और वीबीए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है। अब इसका मतलब समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सबसे खास बात होती है कि इसमें आप क्या तैयार कर सकते हैं? मैक्रो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर आपने क्लास ली होगी तो मैंने वहां पे मैक्रो को डिफाइन किया था, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, मैक्रो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप किसी भी कमांड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और सिर्फ एक बटन को ही दबाकर आप उस कमांड को रन भी कर सकते हैं। तो मैक्रो भी बना सकते हैं। दूसरा, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा होती है, तो आप इससे रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है? एक्सेल विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन वीबीए नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा का समर्थन करता है। मतलब एक्सेल में आप विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं जिसका उपयोग मैक्रो बनाने और कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपने एक बार इसका विजुअल बेसिक के माध्यम से कोई मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया तो आप उसको आसानी से और सिर्फ एक कमांड के माध्यम से रन करा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। तो ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है? अब एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है इसके विषय में हम थोड़ा डिटेल में आते हैं। सबसे पहले, अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत एक्सेल को जानते होंगे, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि यहाँ पे हम 0 से क्लास दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। हो सकता है कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो कुछ आपके समझ में आ जाए, या कुछ ऐसा डिफरेंट मैं आपको बता दूं जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, तो आप उसको जरूर सुने, ऐसा नहीं कि स्किप करके आप चले जाए। अब हम बात करेंगे संगठन। सबसे पहला संगठनात्मक कार्यों में, मतलब जैसे आप ग्रुप वाइज कोई काम करते हैं तो उसमें आप एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं। मतलब डेटा को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, मतलब आपका डेटा व्यवस्थित तरीके से रहेगा। और सुव्यवस्थित क्या होता है? अब व्यवस्थित तो समझ में आ गया कि भाई उसको क्या करेंगे
डेटा को व्यवस्थित क्रम में रख देंगे। सुव्यवस्थित का मतलब ये होता है क्रम वाइज। जैसे अब आपने डेटा को व्यवस्थित किया, लेकिन सॉरी, डेटा को व्यवस्थित किया, लेकिन अब क्या करते हैं कि फील्ड के आधार पर आप उसको व्यवस्थित करते हैं, कहाँ पे क्या चीजें रखनी है वो सब सुव्यवस्थित में आता है। तो इस तरीके के काम भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वित्तीय का मतलब जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा हो, फाइनेंशियल, और विश्लेषण व्याख्या। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वित्तीय मॉडल बनाने और वित्तीय डेटा का विश्लेषण करने में भी इसका यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे डेटा प्रबंधन। डेटा प्रबंधन क्या है? जैसे आप कहीं भी डेटा की एंट्री, अब डेटा, बार बार मैं एक ही शब्द डेटा 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 कह रहा हूँ, ये डेटा है क्या? देखिए, कुछ लोग तो इसको डाटा बोलते हैं, लिखा जाता है DATA, और कुछ लोग इसको डेटा बोलते हैं। दोनों सेम ही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे डेटा हो या डाटा हो, दोनों एक जैसा है। अब हम बात करेंगे डेटा प्रबंधन क्या होता है। अच्छा, अभी मैं बता रहा था डेटा क्या है, तो अब डाटा, डेटा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके द्वारा अगर कोई भी एंट्री आपके कंप्यूटर में की जा रही है, वो सब डेटा कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने ये जो कंटेंट लिख रखा है, ये सभी क्या है? डेटा है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा है क्या चीज। फिर उसके बाद डेटा प्रबंधन, बड़ी मात्रा में डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास बहुत सारे लोग, या किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, या किसी आप संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड होगा। तो वो सारे रिकॉर्ड को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए भी एक्सेल का यूज करते हैं। और किसमें करते हैं? डेटा से रिपोर्टिंग के लिए, डेटा से सार्थक जानकारी निकालने और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब ये क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। डेटा से सार्थक जानकारी निकालने का मतलब ये होता है, जैसे आप यहाँ पे, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, और अब यहाँ पे हम चाहते ये हैं कि मुझे सिर्फ यही रिकॉर्ड देखने हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेटा हो गए। तो ये अब जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। तो सार्थक जानकारी निकालने और रिपोर्ट बनाने का मतलब क्या है कि जैसे आपने जो भी काम किया, जो लेन देन किया, जो भी ट्रांजैक्शन किया, उससे रिलेटेड पूरा डेटा आप निकाल सकते हैं, प्रिंट भी। तो ये सब तैयार करने के लिए आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करें मुख्य उपयोग क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में आप इसका मुख्य रूप से उपयोग करेंगे। तो अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे वित्तीय कार्यों में। अभी मैंने आपको वित्तीय कार्य बता दिया कि वित्तीय कार्यों में आप इसका यूज करेंगे, मतलब डेटा प्रबंधन में वित्तीय कार्यों के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। दूसरा, वित्तीय कार्यों के साथ साथ बजट बनाना। बजट बनाने का मतलब क्या है? जैसे आप ये चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, या जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, या आप मान लीजिए एग्जाम्पल, आप ज़्यादा दूर नहीं जाते, आप अपने घर के लिए ही कि इस महीने का मुझे पूरा बजट बनाना है, कितना किस क्षेत्र में खर्च करना है, वो सब डेटा आप कहाँ कर सकते हैं? एक्सेल में। पुनरानुमान लगाना, मतलब पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आपने पिछले मंथ का बजट बनाया था, तो आप अनुमान लगा सकते हैं लगभग इतना फिर से खर्च होगा, या इसमें इतना बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से डेटा को आप यहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं। बस साथ साथ वित्तीय रिपोर्ट को भी तैयार कर सकते हैं, मतलब कि आप साल भर में या महीने भर में आप कितना ट्रांजैक्शन करेंगे, कितना लेन देन करेंगे, या किससे लेन देन करेंगे, किस क्षेत्र में लेन देन करेंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बिलों और सैलरी स्लिप
जैसे वेतन पर्ची को बनाना। बिलों का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी चीज का बिल हो गया, आपने कोई दुकान खोल रखी है, मेडिकल स्टोर खोल रखा है, हॉस्पिटल है आपके पास, या आपके पास आपका जो है कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां पे बिल बनाना। साथ साथ सैलरी स्लिप, आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनको आप सैलरी दे रहे हैं, तो क्या उस मतलब अमाउंट क्या हो रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना उनका मतलब पीएफ निकाला जा रहा है, ये सारी चीजें आप सैलरी स्लिप में ऐड करते हैं। तो सैलरी स्लिप तैयार करना भी वित्तीय कार्य के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद डेटा प्रबंधन। देखिए, मैं आपको एक एक चीजें आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो आप लोग सभी लोग हमारा सपोर्ट करते रहें और इस तरीके से आप लगातार बने रहें, जिससे हम चीजों को आप तक समझा पाए और आपको चीजें बता पाए बेहतर तरीके से, ताकि सारी चीजों की क्लियरिटी मिल पाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक्सेल को सीखने के लिए हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, तो एक्सेल सीखने के लिए लोग हमारे पास आते हैं, उनसे हम चार्जेस लेते हैं। तो आप घर बैठे सीख रहे हैं, सोचिए कि मैं आपको घर बैठे उन्हीं चीज़ों को सिखा रहा हूं जो जिन चीज़ों के लिए यहाँ आके मैं चार्ज लेता हूँ, यहाँ आने पर मैं चार्ज लेता हूँ। लेकिन फिर भी भाई सबका अपना अपना सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे एक एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें। जैसे सबसे पहले डेटा प्रबंधन में क्या है, डेटा को व्यवस्थित करना, संग्रहित करना और हेरफेर करना। अब इसका मतलब समझ लीजिए। डेटा को व्यवस्थित करना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि आप अपने जो भी रिकॉर्ड्स रख रहे हैं उसमें फील्ड बना के बेहतर तरीके से उसको रख सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। साथ साथ हेर फेर करना। हेर फेर का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि आपने ये जो डेटा यहाँ लिख रखा है ये वाला, इसको उठा के आपको कहाँ रखना है, शुरू में रखना है, तो आप ये हेर फेर भी बदलाव भी कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब इसके साथ साथ हेर फेर करना, फिर उसके साथ साथ डेटा एंट्री करना और उसमें से जानकारी खोजना। अब डेटा एंट्री होता क्या है, डेटा एंट्री मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेटा एंट्री का मतलब ये है कि अगर आपने कोई फील्ड बनाई, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने यहाँ फील्ड बना दी, मैं एक नई वर्कशीट लूंगा, यहाँ पे मैंने बना दिया सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम। अब ये फील्ड हो गई। अब यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो सीरियल नंबर 1, नेम, फादर नेम। अब ये सब क्या है, इसी को कहते हैं डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री से रिलेटेड काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे, और उसमें से कोई जानकारी खोजना। जानकारी खोजने का मतलब, जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, आप किसी बैंक में एम्प्लॉय हैं और आपका जो काम है वो क्या है, मान लीजिए, चलिए बात करें लोन डिपार्टमेंट। अब लोन डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो अब आपके साथ हजारों ऐसे लोग हैं या 100-200 ऐसे लोग हैं जो लोन कलेक्शन का काम करते हैं। अब होता क्या है कि वो जो लोन कलेक्शन का काम करते हैं उनको आप लोगों की लिस्ट भेजते हैं कि भैया इतने लोग का कलेक्शन करके आना है। अब जैसे मान लीजिए कि 4000, 6000, 10,000 लोग लोन लिए हैं, तो 10,000 का डेटा किसी एक व्यक्ति को भेजेंगे, वो तो अपना डेटा खोजने में पागल हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसी व्यक्ति का ही डेटा खोज के आप उसको दें। तो ये व्यवस्था भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। और साथ साथ डेटा को विभिन्न रूपों में, जैसे बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, स्कैटर प्लॉट में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये होते क्या है बार चार्ट, तो अभी मैंने चार्ट आपको बनाना बताया था। तो यहाँ पे मान लीजिए आप इसी का चार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप जब चार्ट बनाने की प्रक्रिया में आते हैं, जैसे ये कॉलम चार्ट है, फिर उसके बाद ये आपका कौन सा चार्ट है, लाइन चार्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट, फिर आपका कौन सा चार्ट है, सेक्टर चार्ट, स्केचर चार्ट, और फिर एरिया चार्ट, फिर उसके बाद बार चार्ट। तो ये सभी
अलग अलग चार्ट है, स्पाइडर चार्ट, तो आप कैसा चार्ट बनाना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, चार्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे बात करें व्यावसायिक और परियोजना प्रबंधन। अब व्यावसायिक और परियोजना प्रबंधन क्या है? तो सबसे पहले तो बिजनेस, व्यावसायिक मतलब बिजनेस, और परियोजना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट हो गया और उसमें कोई काम हो रहा है तो वो एक परियोजना कहलाती है। तो आप परियोजना का इंग्लिश आप देख सकते हैं क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें थोड़ी समझ में आसानी से आ जाती हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड और परियोजना से रिलेटेड कोई भी काम आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानव संसाधन और संचालन का प्रबंधन करना। इसका मतलब क्या है कि आपके जो लोग हैं उनको क्या इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं और किस इंस्ट्रूमेंट को किस व्यक्ति तक पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और एक एक लोगों को आप पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। दूसरा, परियोजनाओं को ट्रैक कर और ट्रैक पर बजट के भीतर रखने के लिए जेंटर चार्ट और कार्य सूची बनाना। मतलब आप समझिए कि आपकी जो परियोजना है उस परियोजना से रिलेटेड अगर आप कोई चार्ट तैयार करना चाहते हैं या सूची बनाना चाहते हैं तो भी आप इससे कर सकते हैं। अगला है ग्राहक संबंध और समय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। मतलब जैसे आपके जो ग्राहक हैं, आपके जो कस्टमर हैं, उन कस्टमर का पूरा डेटा रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कभी अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आ रहा, आपके बिजनेस पर नहीं आ रहा या आपसे नाता तोड़ रहा है, तो आप एक बार लिस्ट देखेंगे कि कौन सा कस्टमर आप तक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किस कस्टमर से पहले मुझे कितना व्यवसाय मिलता था, किस कस्टमर से अब मुझे कितना व्यवसाय मिलता है। तो वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे एक्सेल में लिख रखी होंगी। यहाँ पे एक्सेल में आप फील्ड में लिख देते हैं। अब क्या होगा कि उनको खोजने में कि इस महीने सबसे कम किस कस्टमर से व्यवसाय आया, तो आप उस कस्टमर से संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि बात कर सकते हैं कि भैया इस महीने हमारा व्यवसाय कम गया और उसका क्या कारण है, देखिए उसकी क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करिए। तो इस तरीके के काम भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा और व्यक्तिगत उपयोग। मतलब एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पीछे नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आप शिक्षा के क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ व्यक्तिगत कार्यों का मतलब ये है कि आप अपने कार्यों, अपने पर्सनल कार्यों के लिए भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे छात्रों के डेटा और परिणामों को प्रबंधित करना। जैसे अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके जो स्टूडेंट हैं उनके डेटा को आप रख सकते हैं। साथ साथ उन रिजल्ट, मार्कशीट या रिजल्ट जो उनका बनता है कि कितना नंबर कौन पाया, कितना नंबर कौन पाया, इस तरीके से आप उनका पूरा परिणाम और साथ साथ उनका रिकॉर्ड, ये दोनों चीज़ें आप व्यवस्थित कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर उसके बाद बात करें व्यक्तिगत बजट और शेड्यूल बनाना। व्यक्तिगत बजट का मतलब ये होता है जैसे भाई अब आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं वो पूरा डिटेल आप ही को पता है, तो आप अपना बजट बना सकते हैं कि इस महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना। तो ये व्यक्तिगत बजट हो गया। फिर शेड्यूल बनाना, मुझे कब कहाँ जाना है, कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। साथ साथ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगला काम क्या है, किसी भी प्रकार के डेटा दर्ज करना या व्यवस्थित करना। मतलब कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का डेटा हो, उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं और उसको आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे संचालन और प्रोग्रामिंग। संचालन और प्रोग्रामिंग है क्या? तो सबसे पहले तो आपको समझिएगा, संचालन का मतलब होता है किसी चीज को चलाना
और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे पहला जो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मतलब VBA का उपयोग करके बार बार होने वाले कार्यों को स्वचालित करना, इसका मतलब समझिए। जैसे आप अभी एग्जांपल लीजिए, आप कॉपी को, आप कोई एक डेटा है, कोई एक ही डेटा आपको बार बार कॉपी करके अलग अलग जगह लिखना पड़ रहा है। एग्जांपल मैं दूंगा, यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे यही डेटा आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, ये हमने इसको कॉपी कर लिया, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पेस्ट कर दिया, आ गया Ctrl+C Ctrl+V, तो दोबारा, तो हमको विजुअल बेसिक की जरूरत क्या है। अब मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया और लिखने के बाद फिर से आपको वही डेटा चाहिए, तो अब आप कैसे लेके आएंगे, अब तो पेस्ट ऑप्शन एक्टिव है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपका मैक्रो और विजुअल बेसिक, ये दोनों चीजें ठीक तरह से काम करती हैं और आपके काम को आसान बनाती हैं। फिर उसके बाद बात करें जटिल गणनाओं को करने के लिए फार्मूला और फंक्शन का उपयोग करना, मतलब कठिन से कठिन गणना। एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा, जैसे आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 तारीख 11वां महीना, तो पहले आप 11 पहले मंथ लिखेंगे, फिर 10 तारीख, और मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है कब, 2005। अब आपको क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर निकालना है। तो ईयर निकालने के लिए आप फिर से यहाँ पे डेट लिखें और बहुत ज़्यादा मगजमारी करें। तो आसान तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला यूज करके दिखाता हूँ कि एक बार में ही किस तरह से आप रिजल्ट ला सकते हैं। देखिए कि अगर आपकी एज 19 साल है, तो मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका 11/10/2005 है, तो आपकी एज 19 साल। तो यहां से आपकी एज निकल के आ गई। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1/1/2000 है, तो देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक निकल के आ गई। तो यहां से आप बहुत आसानी से कठिन कार्यों को भी कर सकते हैं फार्मूला का यूज करके। अब फिर हम आगे बात करेंगे उपलब्धता से। उपलब्धता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किन किन जगहों पर कार्य करेगा और किन किन जगहों पे आप इसका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, अगर जैसे आपको अपने कंप्यूटर में पता करना है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आप जब ऑन होने लगता है तो सबसे पहले वही लिख के दे देता है। जैसे स्टार्टिंग विंडोज इस तरीके का ऑप्शन आता है, या ऐसे दिस पीसी लिखा हो, इस पर राइट क्लिक करिएगा और लास्ट में ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज। जब आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आप मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाएगा, और साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और अब आप देख लीजिए यहाँ पे बताता है कि विंडोज 10 का आप होम बेस यूज कर रहे हैं और उसका वर्जन क्या है और इंस्टॉल कब हुआ, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज है। तो आप उसमें अगर विंडोज मतलब एक्सेल आप विंडोज में भी यूज कर सकते हैं, और अब विंडोज में इसे एक्सेल के नाम से जाना जाता है, और मैक ओएस में भी काम कर सकते हैं। मैक ओएस एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक होता है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। और एंड्रॉइड और आईओएस, एंड्रॉइड मतलब जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कर सकते हैं। और साथ साथ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब जैसे
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आज के समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करने लगा है। तो यहाँ से तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत सारी जानकारी ली। उम्मीद है आप लोग जानकारी से संतुष्ट भी होंगे और कई सारी आज हमने कई सारी नई नई चीजें हमने सीखी होंगी। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना, साथ साथ इसमें अलग अलग तरीके से ओपन करना और इसके विंडो से परिचित होना ताकि हमको काम करने में आसानी हो। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां हम लोग लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को बस हम यहीं पर रोकेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे कल फिर सेम टाइम 11 बजे से, और अब हम लगातार आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी क्लास खत्म होने के बाद फिर हम अगले प्रोग्राम में चलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।